अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। भारतीय फौजी मुझे कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथी पर एतबार नहीं है। हम तुम्हें माकूल आदमी समझते हैं, हमें यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। हकीकत यह है कि वो खुद झूठ बोल रहे थे। ये हो ही नहीं सकता था कि कमांडो शेरबाद ने इन्हें सब कुछ बता दिया हो। शेरबाद एक बहादुर कश्मीरी कमांडो था। वो मौत को गले लगा सकता था, मगर दुश्मन की तशद्दुद से घबरा कर अपने साथियों के नाम पते नहीं बता सकता था। मैंने इन्हें कहा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारा और कोई साथी यहाँ नहीं है। हम दोनों श्रीनगर से अकेले यहाँ आए थे। हमारी आमद का मकसद कर्नल वाडेकर से इंतकाम लेना और कभी से कत्ल करना था। इसके सिवा हमारा और कोई मकसद नहीं था। बूढ़े फौजी ने जवान फौजी से अंग्रेजी में कहा, मेरा ख्याल है अब किसी किस्म की गुंजाइश बाकी नहीं रही। जवान फौजी कंधा हिलाते हुए अंग्रेजी में कहने लगा, ठीक है सर, इस आदमी से कहें कि अपना काम शुरू कर देगा। बूढ़े फौजी ने मजदूर टाइप बूढ़े आदमी को इशारा किया और खुद दोनों फौजी कुर्सियां खींचकर बैठ गए। बूढ़ा आदमी उठा और 2-3 कदम चलकर मेरे पास बिल्कुल पास आकर बैठ गया। फिर इसने थैला खोला। थैले में से एक टीन की डब्बी निकाली। डब्बी के ऊपर 3-4 सुराख थे। डब्बी बड़े साइज की थी। डब्बी इसने ज़मीन पर रख दी और फौजी अफसर की तरफ देखकर अपनी ज़बान में कुछ कहा। तहखाने के दरवाजे पर 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। जवान फौजी ने गार्ड्स को इशारा किया। दोनों में से एक गार्ड तेज कदम उठाता करीब आया और सलूट करके खड़ा हो गया। जवान फौजी अफसर ने इसे हुक्म दिया, इसको पीछे से आकर पकड़ लो। फौजी मेरे पीछे आया। इसने मेरे बाजू पीछे करके मुझे इस तरह से जकड़ लिया कि मैं ना उठ सकता था, ना बाजू हिला सकता था। मैं यही समझा ये बूढ़ा किसी तेज धार चाकू से मेरी शहरत काट डालेगा। इतने में से इसने टीन की डब्बी खोली। ढक्कन खोलकर एक फूंक मारी और डब्बी में से फंकार की आवाज़ आई और एक छोटा सांप ने गर्दन बाहर निकालकर मेरी तरफ देखा। मेरे खुदा, मैं तो हैरान होकर रह गया। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी, ये तो मेरा दोस्त सांप था। सांप मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था। बूढ़े आदमी इसके सर पर बार बार कपड़ा रखकर उठा लेता था। सांप इसकी तरफ मुंह करके 2-3 बार फंकारता और फिर मेरी तरफ अपनी सुर्ख आंखें करके मुझे तकने लगता। तहखाने में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। इसकी रोशनी भी सांप पर पड़ रही थी। मैं सांप को और सांप मुझे देख रहा था। इस दौरान बूढ़े आदमी, जो सपेरा ही हो सकता था, सांप ने मेरी तरफ देखते देखते आहिस्ता से 2 बार सर को झुकाया तो खुशी से मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ये मेरा दोस्त सांप ही था। ये लोग मुझे सांप से डसवा कर मारना चाहते थे, इसलिए वो एक सपेरे को साथ लाए थे। बूढ़े सपेरे ने सांप को गर्दन से पकड़ लिया था। जवान फौजी अफसर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, अब भी वक्त है, तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। सपेरे का कहना है कि सांप इतना जहरीला है कि इसके डसते ही तुम हलाक हो जाओगे। तुम्हारे दिमाग की तमाम खुलिये फट जाएंगे। मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ। अगर अभी तुम हमें अपने साथियों के नाम और ठिकाने बता दो तो हम तुम्हारी जान बख्शी कर देंगे। मैं तो पहले ही मरने के लिए तैयार बैठा था। मैंने अपने दोस्त सांप को पहचान लिया था, इसने भी मुझे पहचान लिया था। अब तो मुझे कोई डर खौफ नहीं रहा था। मैंने गर्दन ऊंची करके कहा, मरना कबूल है, मगर अपने साथियों के नाम पते नहीं बताऊंगा। फौजी अफसर ने सपेरे को इशारा किया। मुझे पीछे से फौजी जवान ने जकड़ रखा था। सपेरा मेरे दोस्त सांप को लेकर मेरी तरफ बढ़ा। मुझे ख्याल आया कि मेरा दोस्त सांप कहीं मुझे डस ही तो नहीं देगा। वो क्या करेगा? मैं सोच ही रहा था कि सपेरे ने सांप का मुंह मेरी गर्दन के साथ लगा दिया। सांप ने मुंह खोलकर मेरी गर्दन का गोश्त अपने मुंह में लिया और मुझे डस दिया। मैंने अपनी गर्दन पर सांप के दांतों की चुभन बाकायदा महसूस की। मेरे खुदा, इसने तो मुझे डस दिया है। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मुझे अपने जिस्म बेहिस होता हुआ महसूस हुआ। फिर मुझे अपने जिस्म का बिल्कुल एहसास ना रहा, लेकिन होश में मैं था। अजीब बात हो गई थी, मैं होश में था। मेरी आंखों की बिनाई कम थी, मेरा दिमाग काम कर रहा था, मगर मेरा जिस्म बिल्कुल बेहिस था। ना मैं हाथ पांव हिला सकता था, ना अपनी आंखों के डेले दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा सकता था। अचानक मुझे ख्याल आया, कहीं मैं सांप के जहर से पत्थर तो नहीं बन गया। इस ख्याल से मेरा दिमाग मारे खौफ के सुन्न हो गया। मैं हाथ हिलाकर अपने जिस्म नहीं देख सकता था। अपने जिस्म को हरकत देखकर भी ये मालूम नहीं कर सकता था कि कहीं मैं पत्थर का तो नहीं बन गया। मेरी आंखें पथरा गई थी, मगर मैं दोनों फौजी अफसरों को और बूढ़े सपेरे को अच्छी तरह से देख सकता था। दोनों फौजी अफसर अपनी कुर्सियों से उठकर करीब आ गए थे। वो मुझे झुककर गौर से देख रहे थे। सपेरे ने कहा, साहब, ये मर गया है। ये बड़ा खतरनाक सांप है, इसका डसा कोई नहीं बचता। फौजी अफसर ने इशारा किया। जिस फौजी ने मुझे बाजुओं से पीछे से पकड़ रखा था, इसने मुझे छोड़ दिया। मैं दाएं जानिब गिर पड़ा। इनके हिसाब से मैं वाकई मर चुका था। मैं जिस जाविये से गिरा था, इस जाविये से पड़ा रहा था। मैं हिल नहीं सकता था, मगर मैं देख रहा था, सुन रहा था, सोच रहा था। जवान फौजी अफसर ने सपेरे और फौजी गार्ड्स को वहां से चले जाने के लिए कहा। सपेरे ने सांप को डब्बी में बंद करके थैले में डाला और बाहर निकल गया। फौजी गार्ड भी तेज तेज कदम उठाते दरवाजे पर दूसरे गार्ड के पास जाकर खड़ा हो गया। अब दोनों फौजी अफसर मेरी लाश के करीब खड़े एक दूसरे से उर्दू हिंदी में बातें करने लगे। बूढ़े फौजी ने कहा, मेरा ख्याल है लाश को किले के पीछे जमीन खोद कर दबा देना चाहिए। जवान अफसर बोला, सर, जमीन पथरीली है, गड्ढा आसानी से नहीं खोदा जाएगा। बूढ़े फौजी ने फिर कहा, तो फिर लाश को जंगल में फेंक आओ। फौजी जवान कहने लगा, सर, अगर हम इस कश्मीरी कमांडो की मौत को सगीर राज में रखना चाहते हैं तो मेरी तजवीज़ ये है कि इसे जंगल में ले जाकर आग लगा देते हैं।
लाश जलकर राख हो जाएगी। हाँ, ये ख्याल अच्छा है, बूढ़े फौजी ने कहा। फिर इसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और कहा, तुम गार्ड्स को साथ ले जाओ और किले के पीछे जो घाटी है इसमें लाश को जला दो। किसी को पता भी नहीं चलेगा, लाश रात भर जलती रहेगी और सुबह राख बन जाएगी। मैं सुन रहा था और मेरे रोंगटे नहीं खड़े हो सकते थे क्योंकि मेरा जिस्म बेहिस हो चुका था, लेकिन मेरा दिमाग जरूर बार बार खौफ के मारे सुन रहा था। लेकिन मेरा दिमाग सुन हो रहा था, अगर ये लोग मेरी लाश को वाकई आग लगा देते हैं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। मुझे तो कोई भी नहीं बचा सकेगा। एक उम्मीद थी कि शायद मेरा दोस्त साम मुझे बचाने का कोई जतन करे, मगर वो तो खुद सपेरे की कैद में था। बूढ़े फौजी के इशारे पर दोनों फौजी गार्ड आगे बढ़े। इन्होंने मेरी लाश को उठाया और डोली डंडा करके इसे तहखाने से निकाल कर दूसरे छोटे से कमरे में ले आए। यहाँ 2-3 स्ट्रेचर दीवार के साथ लगे हुए थे। इन्होंने मुझे एक स्ट्रेचर पर डाल दिया। बूढ़े फौजी अफसर चला गया था। जवान फौजी अफसर साथ आया था। इसने गार्ड्स को कहा, लाश को थैले में बंद कर दो। एक फौजी संतरी स्याह कपड़े का बना हुआ लंबा सा थैला कहीं से निकाल कर ले आया। दोनों फौजियों ने मिलकर स्ट्रेचर पर लेटे लेटे मुझे थैले में बंद कर दिया। इसे उठाकर ऑफिसर्स मैस वाले छोटे दरवाजे से निकाल कर किले के पीछे जो घाटी है वहां ले चलो। मुझे एक संतरी ने उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। इतना मुझे मालूम हो चुका था कि मेरे दोस्त सांप ने मेरे जिस्म में पूरा जहर दाखिल नहीं किया, सिर्फ इतना जहर दाखिल किया है जिससे मैं बेहिस हो गया हूँ। बेहोश भी नहीं हुआ। सवाल ये था कि सांप का मुझे बेहिस करने से क्या मकसद था। क्या वो ये चाहता था कि जब ये लोग मेरी लाश को जंगल में फेंक दें तो कुछ देर बाद खुद ब खुद होश में आ जाऊंगा, या फिर फरार होने में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि वो खुद तो मेरी मदद को नहीं आ सकता था। सपेरे ने इसे बंद कर रखा था। संतरी मुझे कांधे पर डाले लिए जा रहा था। कभी वो सीढ़ियां चढ़ता, कभी नीचे उतरता। मेरे सर की जानिब से थैले का मुंह पूरी तरह बंद हो गया था। मुझे जमीन पर रोशनी सी नजर आई, फिर ये रोशनी गायब हो गई। 2 फौजियों की दूर से बातें करने की आवाज आई, जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते होते गायब हो गए। संतरी उतरने लगा। शायद वो इस घाटी में उतर रहा था जहाँ मेरी लाश को आग लगाई जाने वाली थी। सांप के जहर से तो मैं बच गया था, लेकिन आग से बचना नजर नहीं आता था। मेरी लाश के थैले को एक जगह गिरा दिया गया। मैं ज़मीन पर गिरा, लेकिन मुझे ज़रा से भी एहसास न हुआ कि ज़मीन नरम है या सख्त। इससे मुझे ये तसल्ली ज़रूर हो गई कि मेरा जिस्म पत्थर नहीं हुआ, वरना मेरा दोस्त सांप जिसको डसता था इसका जिस्म पत्थर बन जाता था। मैं कुछ नहीं देख सकता था। ज़मीन पर एक रुख को बेहिस पड़ा था। मुझे फौजी जवान अफसर की आवाज़ आई, दरख्तों की मोटी मोटी शाखें काट कर लाश के ऊपर डाल दो, इसकी चिता दो, ताकि ये पूरी तरह से सुबह तक जलकर राख हो जाए। मैं इसी तरह पड़ा रहा। मुझे दरख्तों की टहनियाँ खींचकर तोड़ने की आवाज़ें आने लगी। मेरे ऊपर दरख्तों की टहनियाँ गिरने लगी। मुझे सिर्फ इन मोटी टहनियों को दबाव ही महसूस हो रहा था। दरख्तों की शाखें और मोटी टहनियाँ बार बार मुझ पर गिर रही थी। लगता था कि इन लोगों ने मेरी लाश के ऊपर लकड़ियों का अंबार लगा दिया है। अब वाकई मौत मेरे सामने आ गई थी। अब मुझे सिवाय अल्लाह की ज़ात की और कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है और खुदा ने मेरी मौत का यही वक्त मुकर्रर किया था और मुझे इसी तरह मरना था। मैं आँख के पेपोटे भी नहीं ला सकता था, वरना मैं अपनी आंखें जरूर बंद कर लेता। मुझे फौजी जवान की आवाज़ सुनाई दी, चिता को आग लगा दो। इसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद मुझे लकड़ियों और खुश पत्तों के जलने की बू महसूस हुई। मेरी चिता ने आग पकड़ ली थी। अब सिर्फ आग को मेरी लाश तक पहुंचना बाकी था। मेरी चिता के पास 3 आदमी थे जो मुझे नजर तो नहीं आते थे, मगर इनकी आवाज़ें मैं सुन रहा था। वो शायद इस वक्त तक वहां खड़े रहना चाहते थे जब तक मेरी लाश के ऊपर रखी हुई लकड़ियां पूरी तरह आग नहीं पकड़ लेती। अचानक इनकी बातें करने की आवाज़ें आना बंद हो गई। मैं समझ गया कि वो लकड़ियों को आग लगाकर चले गए हैं। मेरी लाश कपड़े के थैले में बंद थी। चूंकि मेरे जिस्म को कुछ एहसास नहीं होता था, इसलिए मुझे गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन मेरी नाक में धुआं घुसने लगा था। मेरा सांस इतनी आहिस्तगी से चल रहा था कि सिर्फ डॉक्टर ही पता चला सकते थे। मैंने अपने आप को पूरी तरह से मौत के हवाले कर दिया था। इत्मीनान जरूर था कि चूंकि मेरा जिस्म बेहिस हो चुका है, इससे मुझे जलने की तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मेरा देहन जिंदा था। ये सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था कि आग जब तक मेरे सारे जिस्म को जलाकर राख न कर दे, तब तक मुझे बेहद तकलीफ और अजियत से गुजरना पड़ेगा। मैं चाहता था कि चीख मार कर किसी को मदद के लिए पुकारूं, मगर मेरी आवाज़ बंद थी। अब मुझे लकड़ियों को चटकने की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी थी। इन्होंने मेरे पाँव की तरफ से आग लगाई थी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि लकड़ियों को कितनी आग लग चुकी है और कहाँ कहाँ तक पहुँची है। मैं आंखें भी बंद नहीं कर सकता था। एक बेजान पत्थर की तरह आहिस्ता आहिस्ता आग चिता पर पड़ रही थी। जिसके अंदर किसी ने इंसानी दिमाग को फिट कर दिया हो, वो दिमाग सोच रहा हो और मौत के करीब बातें महसूस कर रहा हो। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, दर्द और कर्ब से गुजरते हुए मैंने देखा है खुद को मरते हुए। आज भी जब मैं अपनी इस वक्त की देहनी कैफियत का तस्वुर करता हूँ तो दिल से यही दुआ निकलती है कि खुदा दुश्मन पर भी वो वक्त ना लाए। ऐन इसी वक्त मुझे एक बड़ी मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। पहली बार आवाज़ सुनी तो मुझे यकीन ना आया। मैंने अपना वहम ही समझा, लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार वही आवाज़ बुलंद हुई और बड़े आवाज़ करीब से आई तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यह खुशी की धड़कन थी, क्योंकि यह आवाज़ मेरे दोस्त सांप की फंकार थी। तीसरी फंकार के साथ ही मुझे अपनी आंखों के आगे से कोई शय रेंग कर गुजरती नजर आई। मैंने इसे फ़ौरन पहचान लिया। ये मेरा दोस्त सांप ही था। वो मेरी आंखों के सामने से गुजर गया था। लकड़ियों को लगी हुई आग की अजीब सी आवाज़ बुलंद हो रही थी। मैं सोचने लगा कि मेरा दोस्त सांप कहाँ चला गया, वो क्या कर रहा है, वो मुझे यहाँ से कैसे निकालेगा, वो मेरी किस तरह मदद करेगा। एकदम से मुझे अपने जिस्म का एहसास होने लगा। मैंने अपने पाँव का अंगूठा हिलाया, वो हिलने लगा। दूसरे पाँव का अंगूठा भी मेरे हिलाने पर हिलने लगा। फिर मैंने हाथ हिलाया, मेरे हाथ में भी ज़िंदगी की ताकत वापस आने लगी थी।
मैं अपनी आंखों को भी हरकत दे सकता था। मैंने आंखों के डेलों को हिलाकर अपनी थोड़ी की तरफ देखा। थैले के अंदर अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन अब चूंकि मेरे जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ने लगी थी, इसलिए मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दोस्त सांप मेरी गर्दन के गिर लेटा हुआ है और इसने अपना मुंह इस जगह पर रखा हुआ है जहाँ सपेरे ने मुझे इसी सांप से डसवाया था। 10-15 सेकंड के अंदर अंदर मेरे जिस्म की सारी तवानाई वापस आ गई। मैंने पूरी ताकत से बाजू थैले से बाहर निकाले, अपने आप को लकड़ियों के अंबार से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। धुएं से मेरा दम घुटने लगा था। मेरे ऊपर इन कमबख्तों ने काफ़ी लकड़ियाँ डाल दी थी। मैं सख्त घबराया हुआ था। मैंने पूरा जोर लगाकर अपने ऊपर लदी हुई दरख्तों की शाखों को परे हटाया और बड़ी मुश्किल से लकड़ी की चिता से चूहे की तरह रेंग कर बाहर गिर पड़ा। बाहर गिरते ही मैं उठा और दौड़कर 6-7 कदम आगे जाकर बैठ गया। ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया कि लकड़ियों के आधे अंबार में से शोले बुलंद हो रहे थे। मैंने अपने पाँव और टांगों पर हाथ फेरा। मेरे पाँव और टांगें गर्चे थैले में थी, मगर वो गर्म हो चुकी थी। लकड़ियों के अंबार से जो शोले उठ रहे थे, मैंने इनकी रोशनी में चिता के पास ही 3 इंसानों को ज़मीन पर पड़े देखा। मैं उठकर इनके करीब गया। मैंने इन्हें पहचान लिया। इनमें से एक फौजी अफसर था और 2 जो सिपाही थे मुझे उठाकर यहाँ लाए थे। मैंने इन्हें बारी बारी छूकर देखा। इनके जिस्म पत्थर बन चुके थे, वो मुर्दा थे। मैं समझ गया कि पास लकड़ियों के अंबार में आने से पहले मेरे दोस्त सांप ने इन दुश्मनों को पूरी ताकत से डसकर इनका काम तमाम कर दिया है। मैंने अपने दोस्त सांप को आवाज़ दी, मेरे दोस्त तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। सांप मुझे कहीं नज़र नहीं आया। शिजा के शोलों की वहाँ काफ़ी रोशनी हो रही थी। ये जगह पहाड़ी की घाटी में नीचे उतर कर आती थी। मैंने एक बार फिर अपने दोस्त सांप को आवाज़ दी। मेरी तीसरी बार पुकारने पर सांप ने हल्की सी फंकार में जवाब दिया। फिर एक तरफ झाड़ियों में से वही मेरा पुराना दोस्त सांप निकल कर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मेरे करीब आकर बैठ गया और गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, दोस्त तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। अगर इस वक्त अल्लाह के हुक्म से मेरी मदद को ना आते तो मेरा जिंदा बचना महाल था। ये भी खुदा की अजीब कुदरत थी कि मेरे दोस्त सांप को जिस सपेरे ने पकड़ा था, बेंगलोर के फौजी किले के अफसर इसी सपेरे को मुझसे डसवाने के लिए लेकर आ गए थे। जब वो अपने बंदे पर मेहरबान होता है तो बुरे हालात में भी ऐसे सबब पैदा कर देता है कि तूफान में भी फंसी हुई कश्ती किनारे पर आन लगती है और किसी को यकीन नहीं आता कि ऐसा मौजज़ा भी हो सकता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अगर फ़र्ज़ कर लिया कि फौजी अफसर किसी दूसरे सपेरे को लेकर आते और मुझे अपने सांप पर डसवाता तो मैं मर गया होता, मगर कुदरत ने ऐसा सबब पैदा किया कि वही सपेरा आया जिसके पास मेरा दोस्त सांप था। और फिर मेरा दोस्त सांप इतना दहीन था, अल्लाह ताला ने इसको ऐसी अकल अता की थी कि इसे हुक्म दिया कि तुम्हारे दोस्त को दुश्मनों ने लकड़ियों के अंबार के नीचे दबाकर आग लगा दी है। सपेरे की कैद से निकल भागो और अपने दोस्त की मदद करो। खुदा ही बेहतर जानता है कि मेरा दोस्त सांप किस तरह सपेरे की कैद से निकल कर मुझ तक पहुंच गया था, क्योंकि सांप मुझे सारी बातें नहीं बता सकता था। मैंने अपने दोस्त सांप को बड़े प्यार से उठा लिया, उसके सर पर उंगली फेरते हुए कहा, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैंने देखा कि इसके जवाब में सांप ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। पहले मैं कभी इससे इस किस्म की बातें करता तो जरूर सर हिलाकर मुझे जवाब देता था। वो कुछ खामोश भी था, यानी अपने सर को कोई ज़्यादा हरकत नहीं देता था। मुझे महसूस होने लगा कि वो किसी के दबाव में है, कुछ मजबूर सा है। बहरहाल मैंने अपनी सी मैली कुचैली पतलून की जेब में रखने के बजाय अपनी बुश शर्ट की जेब में रख लिया, जो इतने दिन मेरे साथ अजीतें उठा कर जगह जगह से फट चुकी थी। अब मुझे वहाँ से भागने की फिक्र थी, क्योंकि ना सिर्फ ये कि मैं जलकर मरा नहीं था, बल्कि वहाँ एक फौजी अफसर और 2 फौजी जवानों की लाशें भी पड़ी थी। मेरा वहाँ से भाग जाना जरूरी था। मैं घाटी में मशरिक की तरफ उतरने लगा। घाटी थोड़ा नीचे उतरने के बाद एक तरफ को घूम गई थी। ये 2 पहाड़ी टीलों की दीवारों के दरमियान एक खुड की तरह था, जो कुछ सादा थी और जिसकी दोनों तरफ झाड़ियाँ और ऊंची घास उगी हुई थी। जमीन पथरीली और ऊंची नीची थी। मैं थी कमजोर हालत में भी जितनी तेज चल सकता था चल रहा था। कोई दूर तक लकड़ियों की आग की रोशनी मेरी रहनुमाई करती रही। फिर ये रोशनी पीछे रह गई और मैं अंधेरे में आ गया। ये शुरू रात का वक्त था। रात अभी इतनी ज़्यादा गुजरी नहीं थी। मैं घाटी में चलता गया। एक जगह चढ़ाई आ गई, यहाँ घाटी खत्म हो जाती थी। मैं बाहर निकल आया। सामने दूर रोशनियों की कतारें झिलमिला रही थी। ये कोई सड़क ही हो सकती थी। पीछे देखा तो पहाड़ी के ऊपर भी जगह जगह रोशनी झिलमिला रही थी। ये वो फौजी किला था जहाँ से मैं जान बचाकर भागा जा रहा था। सवाल ये था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं कमांडो शेरबाज का पता लगाए बगैर कश्मीर की तरफ भी नहीं जा सकता था। अगर वो अभी तक इस मनहूस किले में भारतीय कैदोबंद की सोपतें उठा रहा होता तो मेरा फर्ज था कि मैं इसे वहाँ से निकालूँ। अपने मुजाहिद आलमगीर के मकान पर जाना खतरे से खाली नहीं था। भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस इतनी अहमक नहीं थी। वो हमारा पीछा करती हुई जंगल के रेस्ट हाउस में गई थी। इससे जाहिर होता था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को मालूम हो गया था कि रेस्ट हाउस आलमगीर का है। हो सकता है मिलिट्री पुलिस ने आलमगीर को भी हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की हो। ये भी हो सकता है कि कोई सबूत न मिलने और आलमगीर के पुराने शहरी होने की वजह से इसे छोड़ दिया गया हो, लेकिन ये तयशुदा अमर था कि आलमगीर की निगरानी ज़रूर हो रही होगी। इंटेलिजेंस के आदमी किसी न किसी भेस में आलमगीर के मकान और उसके जंगल वाले रेस्ट हाउस से ज़रूर मंडला रहे होंगे। ऐसी सूरत हाल में मेरा आलमगीर के मकान या इसके रेस्ट हाउस में खुले बंदो जाना अपने आप को और आलमगीर को इंतहाई मुसीबत में डालने के बराबर था। रात की तारीकी में
मैं दूर से नजर आने वाली रोशनियों की तरफ जा रहा था, साथ ही साथ सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले मुझे छुपने के लिए कोई महफूज ठिकाना चाहिए था। बेंगलोर में सिवाय आलमगीर के मेरा कोई और जानने वाला नहीं था। आलमगीर ही मुझे कोई महफूज ठिकाना बता सकता था और आलमगीर ही शेरबाद का सुराग लगाकर मुझे बता सकता था कि वो कहाँ पर है और किस हाल में है। इस वास्ते मेरा आलमगीर से राब्ता पैदा करना अशद ज़रूरी था। इसकी एक ही सूरत थी कि मैं किसी तरह जंगल वाले रेस्ट हाउस के आसपास किसी जगह छुप कर बैठ जाऊं और रेस्ट हाउस के उस्मान बाबा से मिलने की कोशिश करूं, क्योंकि उस्मान बाबा के जरिए ही मैं आलमगीर से मुलाकात कर सकता था। मैंने जंगल वाले रेस्ट हाउस की तरफ जाने का फैसला कर लिया। मेरा दोस्त सांप मेरी जेब में था। मैं बेंगलोर शहर से काफ़ी दूर था। इसका अंदाज़ा मुझे इस तरह से हुआ कि जिस फौजी गाड़ी में मिलिट्री जवानों के साथ में आया था वो बेंगलोर शहर से निकलने के बाद देर तक सफ़र करते रहे थे। मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था कि मैं सड़क पर कोई लॉरी या बस पकड़कर शहर तक जा सकता। यही कुछ सोचते और चलते चलते मैं इसी सड़क पर आ गया जिसके खम्भों की रोशनियों में मैंने दूर से देखा था। मुझे इस तरफ से इत्मीनान था कि फौज मेरा पीछा नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से मुझे आग में जलाकर ख़त्म कर चुके थे। अलबत्त एक बात ज़रूर थी कि सुबह जब इन्हें घाटी में एक फौजी अफसर और 2 फौजी जवानों की लाशें मिलेंगी तो फौज को ज़रूर शक पड़ जाएगा, कहीं मैं इनके फौजियों को हलाक करके फ़रार तो नहीं हो गया। बूढ़ा फौजी जिसके हुक्म पर मुझे सुपुर्द आतिश किया गया था जली हुई लकड़ियों के अंबार की राख ज़रूर देखेगा। जब इसे वहाँ मेरी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ वगैरह नहीं मिलेंगी तो इसे यकीन हो जाएगा कि मैं फ़रार होने में कामयाब हो गया हूँ और जाते जाते इसके एक फौजी अफसर और 2 जवानों को मौत के घाट उतार गया हूँ। इसके बाद फौजी जवान और मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरी तलाश में निकल पड़ेंगे। वो शहर की नाकाबंदी कर देंगे और आलमगीर के मकान की निगरानी भी ज़्यादा सख्त कर दी जाएगी। मगर मेरा ख्याल के मुताबिक भारतीय फौजियों की लाशों का राज दिन के वक्त ही खुल सकता था, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि बूढ़े फौजी अफसर ये मालूम करने वारदात की जगह पर खुद चल कर आ जाए कि इसका साथी जवान अफसर अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अगर ऐसा हुआ तो मेरी तलाश में फौज और पुलिस रात को इस शहर को खंगालना शुरू कर देगी। इस एतबार से मुझे जितनी जल्दी हो सके रेस्ट हाउस के जंगल में पहुंचकर किसी जगह छुप जाना था। मैं जिस सड़क पर निकल आया था वो पक्की थी मगर इतनी बड़ी नहीं थी। लगता था कि कस्बों को जाने वाली सड़क है। अपना रुख शहर की तरफ कर लिया क्योंकि शहर में ही ऐसा चौक था जिसकी मुझे शनाख्त थी और जहाँ से मैं आलमगीर के जंगल वाले रेस्ट हाउस को जा सकता था। ये चौक रेलवे स्टेशन से कोई 2-1 फरलांग के पहले आता था। पहले किसी गाड़ी की रोशनी सड़क पर पड़ी। मैं सड़क से उतर कर खड़ा हो गया। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था ये कोई बस है या मोटर कार, क्योंकि हेडलाइट्स की रोशनी बड़ी तेज़ थी। मैंने इसे हाथ दिया मगर गाड़ी तेज़ी से गुजर गई। वो मोटर कार थी। कार ड्राइवर भी सच्चा था। रात को अक्सर राहदानी की वारदातें होती थी और वो किसी अजनबी को लिफ्ट देकर ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैं सड़क पर आगे को चल पड़ा। कुछ दूर मुझे सुर्ख बत्ती नज़र आई। ये सुर्ख बत्ती किसी गाड़ी की मालूम होती थी। ज़रा आगे गया तो देखा कि एक पुरानी सी मोटर कार सड़क के किनारे खड़ी थी। एक आदमी बोनट उठाए इंजन को ठीक कर रहा था। मालूम होता था कि गाड़ी ख़राब हो गई है। मैं इसके पास गया तो इसने बोनट गिराया और मुझे देखा। एक हट्टा कट्टा मजबूत आदमी था। शक्ल से ही जराइम पेशा लगता था। मैं खंबे की बत्ती की रोशनी में खड़ा था। मैंने कहा अगर तुम आगे जा रहे हो तो मुझे स्टेशन तक लिफ्ट दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। इस आदमी ने मुझे सर से पाँव तक गौर से देखा और कहने लगा तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? मुझे तो तुम चोर लगते हो। मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ, शरीफ आदमी हूँ, पीछे एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। आखिरी बस निकल गई थी। स्टेशन से ज़रा पहले मेरा क्वार्टर है, लिफ्ट दे दोगे तो मेहरबानी होगी। 2 कदम चलकर मेरे सामने आ गया। कहने लगा ज़रा अपनी तलाशी तो दो, कोई माल वगैरह भी है या नहीं। और इससे पहले कि मैं इसे रोकता इसने मेरी बुश शर्ट की जेब में हाथ डाल दिया। इस जेब में मेरा दोस्त सांप था। जैसे ही इसने मेरी जेब में हाथ डाला सांप फंकार के इसकी कलाई से चिमट गया। इस आदमी के हलक से डरावनी चीख निकल गई। इसने घबराकर हाथ को जोर से झटका। सांप इसी कलाई से उछलकर इसी गर्दन के साथ लिपट गया और अपना मुंह खोलकर इसके मुंह के पास लाकर जोर जोर से फंकारने लगा। वो आदमी थर थर कांपने लगा। कांपती हुई आवाज़ में बोला भगवान के लिए अपने सांप को उतार लो, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ पहुँचा दूंगा। मैंने सोचा कि अब इसके साथ बैठकर जाना ठीक नहीं। ये गवाह बन जाएगा और पुलिस को बता देगा कि इसके समय कपड़ों वाला आदमी मुझे मिला था और फलां जगह उतरा था। मैं बड़ी आसानी से इसे कह सकता था कि इसी तरह बैठकर गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी चलाओ, मुझे स्टेशन तक ले चलो, मगर इस तरह से वो गवाह बन जाता। मैंने सांप से कहा मेरे दोस्त अगर तुम मेरी ज़बान पहले की तरह समझ रहे हो तो इस शख्स को कुछ देर के लिए बेहोश कर दो। इतना सुनकर मेरे दोस्त सांप ने इसी गर्दन पर डस लिया। वो आदमी धड़ाम से गिर पड़ा। सांप इसी गर्दन से उतरकर मेरे पास आ गया। मैंने इसे उठाकर जेब में डाल लिया। बेहोश आदमी को घसीटकर सड़क के किनारे दरख्तों के नीचे अंधेरे में एक तरफ मैंने डाल दिया। खुद गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। इंजन स्टार्ट हो गया था। मैंने गाड़ी सड़क पर डाल दी। काफ़ी देर तक गाड़ी गैराबाद इलाके में से गुजरती रही। फिर दोनों जानिब आबादियों की रोशनी शुरू हो गई। मैंने एक जगह कुछ दुकानों के पास गाड़ी रोककर मालूम किया कि स्टेशन को कौन सी सड़क जाती है। मुझे बताया गया कि मैं जिस सड़क पर जा रहा हूँ ये सीधी रेलवे स्टेशन को जाती है। मैं गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। कोई आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद मुझे दूर से रेलवे स्टेशन की रोशनी दिखाई दी। मैंने सड़क के आसपास कोठियों को और कारखानों की चिमनियों को पहचान लिया था। आखिर मुझे वो सड़क नजर आ गई जो बड़ी सड़क में से निकलकर जंगल की तरफ जाती थी। मैंने गाड़ी को इसी सड़क पर डाल दिया। सड़क छोटी थी और इस पर रोशनी नहीं थी। मैं रात की तारीकी में मोटर कार आहिस्ता आहिस्ता चलाता आगे बढ़ रहा था। पक्की सड़क खत्म हो गई थी और पथरीला रास्ता शुरू हो गया था। ये ऊंचा नीचा रास्ता था। मैंने इस रास्ते को भी पहचान लिया था। ये आलमगीर के रेस्ट हाउस वाले जंगल को जाने वाला शॉर्टकट रास्ता था। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स बुझा दी थी और छोटी बत्तियां रोशन की हुई थी।
गाड़ी जंगल में से गुजरती रही थी। एक तरफ बड़ा तालाब आ गया जिसमें उतरने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थी। मैं खुश हो गया। इसी तालाब की दूसरी जानिब सुंबल और नारियल और ताड़ के दरख्तों के दरमियान आलमगीर का रेस्ट हाउस था। पहले मैंने सोचा कि मोटर कार को तालाब में डबो देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसे जंगल में यूं ही छोड़ दिया तो पुलिस इसे तलाश कर लेगी और समझ जाएगी कि मैं रेस्ट हाउस में आया था। फिर सोचा कि हो सकता है मुझे इसी में वापस जाना पड़े। चुनांचे मैंने कार को अपने पास ही रखा और तालाब के दूसरे किनारे दरख्तों के नीचे अंधेरे में गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और पैदल ही रेस्ट हाउस की तरफ चलने लगा। जंगल में रात का अंधेरा बड़ा गहरा था। चारों तरफ खामोशी थी। मैं बड़ा मोहतात होकर चल रहा था। रात के वक्त रेस्ट हाउस के बरामदे की बत्ती बुझी हुई थी। इसकी आलमगीर ने खास तौर पर उस्मान बाबा और दूसरे नौकरों को हिदायत कर रखी थी। इसी वजह से मुझे रेस्ट हाउस नजर न आया, मगर मैं अंदाजे से चल रहा था। जब अंधेरे में दरख्तों के दरमियान रेस्ट हाउस की इमारत का सियाह हवेला सा उभरा तो मैं रुक गया। दाएं बाएं आमने सामने अंधेरे में गौर से देखा। कान लगाकर खामोशी से सुना कि किसी तरफ से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। मुझे ये मालूम करना था कि यहाँ रात के वक्त सीक्रेट पुलिस का कोई आदमी छुप कर निगरानी तो नहीं कर रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि वहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं है तो मैं रेस्ट हाउस के सदर दरवाजे की तरफ जाने के बजाय किचन की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि उस्मान बाबा रात को किचन में ही सोता है। मैं ऊपर से होकर जा रहा था और इस तरह कदम उठा रहा था कि कदमों की आहट ना पैदा हो, क्योंकि वहाँ घास सूखी थी। दरख्तों के नीचे होने की वजह से वहाँ शबनम नहीं गिरती थी। मैं दबे पाँव चलता किचन की पिछली दीवार के पास आ गया। किचन में भी अंधेरा था। मैं किचन के दरवाजे की तरफ आया तो देखा कि उस्मान बाबा चरपाई पर गहरी नींद सो रहा था। वहाँ भी बत्ती नहीं जल रही थी। मैं कुछ देर वहाँ अंधेरे में खड़ा माहौल का जायजा लेता रहा। फिर मैंने उस्मान बाबा का शाना हिलाकर इसे जगा दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने कहा, बाबा मैं हूँ। वो बोला, इस वक्त खैरियत तो है? मैंने कहा, बावर्ची खाने में आ जाओ, ऊंची आवाज़ में मत बोलना। हम बावर्ची खाने में आकर बैठ गए। यहाँ अंधेरा था। हमें अंधेरे में एक दूसरे के चेहरे धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे थे। मैंने इसे बिल्कुल ना बताया कि मेरे और कमांडो शेरबाज के साथ क्या वाकया पेश आया है। मैंने ये भी ना बताया कि मैं किस तरह फौजी कैंप से भाग कर आया हूँ। सांप मेरी जेब में ही था और उसने एक लम्हे के लिए भी अपना सर जेब से बाहर नहीं निकाला था। मेरा दोस्त सांप वाकई बड़ा वादेदार और अदब अदाब वाला था। मैंने उस्मान बाबा से कहा, बात यह है कि यहाँ की खुफिया पुलिस हमारे पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ गई है। इस वजह से मैंने कमांडर शेरबाज को दूसरी जगह पर छुपा दिया है। मैं खुद इसलिए रात की तारीकी में यहाँ आया हूँ कि खुफिया पुलिस वालों को खबर ना हो सके। उस्मान बाबा को, जैसे कि मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ, हमारे बारे में इतना मालूम था कि हम कश्मीरी मुजाहिद हैं और नूरबानो को दुश्मनों की कैद से निकालने के मिशन पर आए हैं। वो ये भी जानता था कि नूरबानो को हमने इसे घर श्रीनगर पहुंचा दिया है, मगर अब हम किसी दूसरे मिशन के लिए काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे थे इसकी हल्की सी भी भिनक हमने उस्मान बाबा को नहीं पड़ने दी थी। राजदारी बहुत ज़रूरी थी। मैंने उस्मान बाबा से कहा, मैं आलमगीर के मकान पर भी इसलिए नहीं गया कि कहीं खुफिया पुलिस इस पर शक न कर ले। मेरी आलमगीर से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तरह आलमगीर से रब्ता पैदा करके इसे बताओ कि मैं यहाँ इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। उस्मान बाबा कहने लगा, आप इसे फ़ोन क्यों नहीं कर देते? रेस्ट हाउस में फ़ोन मौजूद है। मैंने कहा, हो सकता है यहाँ का फ़ोन खुफिया पुलिस चेक कर रही हो। मेरे फ़ोन करने से पहले पुलिस को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ और आलमगीर से मेरा बाकायदा रब्ता है। उस्मान बाबा की समझ में बात आ गई। कहने लगा, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि जनाब सुबह सुबह शहर चला जाता हूँ। आलमगीर साहब से मिलकर इन्हें बता दूँगा कि आप यहाँ इस पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा, तुम्हें बहुत मोहतात होकर जाना होगा। वो बोला, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, मैं तो हफ्ते में 1-2 बार सौदा खरीदने के लिए शहर जाता ही रहता हूँ। फिर भी मैं होशियार होकर जाऊँगा। मैंने कहा, अब सवाल यह है कि मैं यहाँ कहाँ छुप सकता हूँ? रेस्ट हाउस में ठहरना खतरनाक साबित हो सकता है। उस्मान बाबा कुछ देर तक गौर करता रहा, फिर बोला, हमारे कोयले के जो भट्टे वीरान पड़े हैं, आप वहाँ रह सकते हैं। ये जगह यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है और करीबी छोटी नहर भी बहती है। आपको पानी वगैरह आसानी से मिल जाएगा। बाकी नाश्ता वगैरह मैं आपको किसी न किसी तरह पहुँचा दिया करूँगा। आप इस वक्त तो किचन में ही सो जाएँ, सुबह मुँह अंधेरे में आपको उठा दूँगा। मैंने कहा, ठीक है। रेस्ट हाउस का किचन छोटा नहीं था, इसका फर्श पक्का था। उस्मान बाबा ने बांस की छोटी चरपाई लाकर किचन में डाल दी। मैं इस पर पड़ गया। बाबा किचन का दरवाज़ा बंद करके बाहर वाली चरपाई पर सो गया। सांप इस वक्त भी मेरी जेब में था। मैंने सोने से पहले से कह दिया था कि मैं सोने लगा हूँ, मेरी जेब में ही सो जाना। अगर कहीं जाना हो तो चले जाना, इसके बाद मेरी जेब में वापस आ जाना।